जी, जिन्होंने 1 2 3 के नाम से ज्वाइन किया, तो नाम से ज्वाइन क्यों नहीं करते तुम लोग? तो क्या ही डर है तुम्हें, नाम जान जाएगा बच्चा। कहाँ भेजा आपने, उस ग्रुप में? अच्छा। तो x1 x2 xn भी द रैंडम वेरिएबल, क्या बोल रहा है ये, आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल एमपी है, वेज टू ऑब्टेन द यूएमयू ऑफ p की पावर r q की पावर s। तो एक u कोई अनबायस्ड एस्टिमेटर है इसका, p की पावर s और q की पावर s का। तो बाई सॉल्विंग एक्सपेक्टेशन ऑफ u इज इक्वल टू p की पावर r q की पावर s, तो सो करो u ऐसा होगा। तो ये तो प्रूफ। टी माइनस आर जीरो से लेके हाँ टी माइनस आर, ट्रेनर टी लिखा है, आर से लेके एम एन माइनस एस तक लिखा है। तो अभी ये काम क्यों नहीं करते आप, अब ये एम एन एस के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप कुछ वैल्यूज पुट करके वेरीफाई करना कोशिश किया आपने? सर किया हो रहा है, आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म को कैसे लाए वही पता नहीं, मतलब ये होगा किया है, हाँ जैसे हम, करेक्ट है। वही मतलब अगर जो पहले कुछ छोटे से नंबर के लिए आप वेरीफाई कर लो ना, जैसे मान लो आर को आप, जैसे आप 2 रख लो, 1 1 रख लो, चाहो कुछ नहीं हो रहा तो। जैसे आर को मैंने 1 रख लिया, एस को भी 1 रख लिया एग्जाम्पल के लिए। और क्या है यहाँ पे, आर एस एम पी है, एम कुछ फिक्स करना चाहो एम रहने दो, है ना, एन क्या सैंपल साइज है, तो बाइनोमियल एम पी है। तो बाइनोमियल एम पी का कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा? मैं लिख भी तो हम्म, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा, हम्म, यहाँ एक तो सोचना पड़ेगा आपको, एक तो एन भी है एम भी है, तो सर वो जो समेशन एक्स वाई होगा वो बाइनोमियल ए बी कॉमा पी फॉलो करेगा, ए बी टू एन कॉमा पी फॉलो करेगा। हम्म, फिर अगर हम उसको देखिए सर, हाँ, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम वन वन ले लेंगे ना तब हो जाएगा, हम्म, वन वन लेंगे तो हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 1 के लिए फिर तो ये आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू हमें लाना है p इंटू क्यू, तो ये p इंटू 1 - p, तो ये p माइनस पी स्क्वायर हो गया। तो हालांकि हम तो जानते हैं ना, हमें तो ये पता है, अगर आपको याद हो, तो इस केस में p का क्या आएगा, अच्छा बर्नौली में वो होता है ना, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ t कितना आ रहा है इवन आपका? माइनस, हम सर बहुत बोल रहे हैं, इवन माइनस नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ t कितना है, टू एक्सप्रेशन टू पी। ये ना। हाँ हाँ, तो ये, तो यहाँ से एक चीज ये समझ आया कि ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ t अपॉन एम एन है, ये आपका एक्चुअली p इंटू क्यू का है, तो ये तो आसानी से आ गया। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, इवन का होगा सर। अच्छा, तो 1 2 तो वेरीफाई करते हैं ना, फिर जनरलाइज हो जाएगा, उसमें क्या है, आप जनरलाइज कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर पूछूं आपसे मैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, भी निकाल पाएंगे आप? हाँ एक्चुअली ये सब ना रिसर्च प्रॉब्लम है जो आप भेजे ना, ये बहुत मतलब प्रूफ इसका अगर लिखोगे आपको, सर, तो एक सर तो मैंने एक काम किया है, आप मैं वही बोलना चाहता हूँ कि मैंने, अगर मैं पी क्यू के लिए करना चाहता हूँ, मान लीजिए पी पावर वन वन ले रहा हूँ, मैंने जो किया था क्या है कि मैंने एक्स वन को दिया था, ये आप राव ब्लैक पे लगाना चाह रहे हैं क्या?
राव ब्लैकवेल कहता है कि आपके पास एक अनबायस्ड एस्टिमेटर होने चाहिए, एक कंप्लीट सफिशिएंट होने चाहिए। देन expectation of unbiased given this is UMBU complete sufficient, है ना। तो ये हो जाएगा UMBU, ये आपका हो जाएगा। इसका भी वो होगा UMBU जिसका अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो ये हो जाएगा UMBU ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा 1। तो ये है, मैं बोल रहा हूँ अभी PQ1 रखेंगे तो आपका U यहाँ पे क्या बन रहा है, जो सजेस्ट किया है बताओ। RS को 1 रखने पे क्या बन रहा है आपका, जो इसने दिया है सजेस्ट किया, वो क्या है? सर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, आप प्लीज उसको देखिए। मैंने उस अप्रोच में देखा, इस प्रॉब्लम को करने के लिए देखा, लेकिन नहीं हो रहा। हाँ देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो t-1 और t है, mn-2 चूज t-1। इस अप्रोच से जब मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये आपका। नहीं वो तो सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई किया आपने। हाँ सर, n-2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होगा, कैंसिल कब होगा? यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो mn-2 माइनस टी प्लस 1, mn-t और -1 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि और बाद में इंटू t-1 फैक्टोरियल। इसको खोलेंगे तो mn फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही t फैक्टोरियल, mn-t फैक्टोरियल, ये बनेगा। तो आप कैंसिल करेंगे अब इसको, तो ब्रेक कीजिए, इसको क्या बनेगा। तो यहाँ से जब आप ब्रेक करेंगे, मैं बस एक बार जस्टिफाई करता हूँ, तो उस तरह से है, फिर इसके बाद देखते हैं आगे। तो mn को ब्रेक करेंगे तो mn-1 बनेगा यहाँ, तो है ना। तो एक बार मैं तो जैसे mn-2 फैक्टोरियल, और सबसे डिनोमिनेटर वाले को आप इधर ले आइए, ऊपर ले आइए। सो यहाँ है t फैक्टोरियल, mn-t फैक्टोरियल, और यहाँ जो बचा हुआ है इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, mn-t-1 फैक्टोरियल, mn फैक्टोरियल, और ठीक t-1 फैक्टोरियल। तो इससे इसको काटेंगे तो यहाँ t बचेगा, तो यहाँ आपका t बचा। जब आप इस चीज से इसको काटेंगे तो mn-t रहेगा। अब बचा यहाँ पे, जब आप इसको कैंसिल करेंगे -2 है, तो ये तो mn-1। तो यहाँ से जो हमारा u निकल के आया है, दैट u इज एक्चुअली, जो u है हमारे पास, वो u एक्चुअली क्या है, t इंटू mn-t अपॉन mn इंटू mn-1। एक मिनट, तो ये एक्चुअली PQ का तो ये आ गया, हमें क्या आना चाहिए था, ओ यहाँ मैंने लिखा सही है, नहीं यहाँ गलत मैंने लिखा है, एक मिनट यहाँ ध्यान दें, ये गलत है, ये तो बस इतना ही आता है ना अभी। अच्छा ठीक है। हाँ तो हाँ क्लास में जब करते हैं ना हम लोग तो ये बताते हैं। तो यहाँ से जो आएगा, यहाँ PQ गलती से लिख दिया था, ये P होगा एक्चुअली, है ना। तो यहाँ से ये समझ आया हमें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ T अपॉन mn जो है वो P है, एक्सपेक्टेशन ऑफ T इंटू, हम लोग क्लास में जो करा रहे थे कैसे कराते थे, सो ये mn इंटू mn-1 है, यहाँ मैं t-1 लिखाता था वहां पे, यहाँ पे mn-t आया है। एक मिनट, सो कि mn की वजह से ऐसा हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, क्योंकि वो तब होता है जब बर्नौली हमें याद, हम लोगों को जो याद फॉर्मूला हम जो जानते हैं उसमें ये होता था कि x1 जो क्लास में हम लोग कराते हैं जनरली, कि ये है, ये बाइनोमियल 1, p है ना, ये कराते हैं। तो उसमें आता है t हमारा समेशन xi है, तो वहां हम लोग लिखाते हैं कि t अपॉन n जो होगा
p आएगा, p इंटू टी माइनस वन अपॉन ये आपका पी स्क्वायर आता है, एंड ये चलता रहता है, यही चीज़ें यहाँ चलती रहेगी। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, टी माइनस वन एंड सो ऑन, इस तरह से आता रहेगा। तो ये बहुत क्लोज फॉर्म है, जैसे देखा ना, बहुत मतलब बहुत प्रूफ, उसको प्रूफ है बहुत डिटेल, मतलब एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ होगा, इतना आसानी से नहीं होगा। सो यहाँ से आ जाएगा आर माइनस, हो सकता है हाँ, उस तरह से कुछ करना पड़ेगा तो आ सकता है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो इससे आपका आ जाता है p की पावर r, मैंने लिखा है, देखिए ठीक है। तो ये तो तब होता है बाइनोमियल 1p है। अब डिफरेंस क्या आ गया, 1p जगह mp कर दिया आप, ये है। तो जब m इनकी जगह में हो जाएगा। नहीं नहीं, वही तो नहीं हो रहा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो हम लोग एक तो दो तरीके से देख सकते हैं, जो गिवन है क्वेश्चन में वो एक इससे यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी डिसाइड किया तो उसके हिसाब से तो वो बना, लेकिन हम तो ये बोलते हैं, तो हम एक काम करते हैं, आपसे मैं पूछूं एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर निकालिए, तो क्या आएगा, तो वेरिएंस ऑफ टी, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, हाँ ये आ जाता है प्लस वेरिएंस ऑफ टी, ये हो जाएगा ना। तो आ जाएगा ये एम एन पी है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर, और वेरिएंस कितना होता है, ये होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ आ गया एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम एन पी माइनस एम एन पी स्क्वायर, ये है। अब आपका क्या होगा यहाँ से, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर, अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, पी स्क्वायर कॉमन लीजिए, सो इसको और इसको कंबाइन कीजिए, एम एन स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एम एन माइनस वन, हाँ आगे क्या है प्लस एम एन पी, ये अभी आपके पास है एक्चुअली, अच्छा एम एन जी जी, एम एन माइनस एम एन पी स्क्वायर और एम एन पी है आपके पास, ठीक। तो यहाँ से आ गया, हाँ उसको, तो यहाँ से ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी आ गया एम एन, ठीक। सो अब नहीं एक्स हो गया टी एम एन इंटू एम एन माइनस वन कितना, पी स्क्वायर ना, हाँ एम एन इंटू एम एन माइनस वन पी स्क्वायर। तो जो आप कह रहे थे वो बात तो सही है, तो यहाँ से हमने, बस मैं प्रूफ ही कर रहा था वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ से हमने ये देखा कि अभी क्या हुआ, इसको एम एन इंटू एम एन नीचे बुला लीजिए, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन टी इंटू टी माइनस वन अपॉन एम एन इंटू एम एन माइनस वन बराबर पी स्क्वायर, ये तो पी स्क्वायर है, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए पी क्यू का, तो पी क्यू का मतलब क्या होता है, पी इंटू वन माइनस पी, तो मतलब पी माइनस पी स्क्वायर, तो p माइनस पी स्क्वायर का जब लिखेंगे हम, तो p का क्या है t अपॉन एम एन, अब p स्क्वायर का ये है t इंटू टी माइनस वन अपॉन एम एन इंटू एम एन माइनस वन, यही है। सो ये एक्चुअली इसका एक्सपेक्टेशन आपका इक्वल है पी क्यू के, हाँ इसके इक्वल आया, तो वो था हमारे पास। अब ये वही है क्या जो आपके ऑप्शन से आ रहा है, क्वेश्चन ये है, तो इसको सिंप्लीफाई करते यही आएगा, कल थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो, यही मिलना चाहिए ना, क्योंकि आपके फॉर्मूला से ये निकल के आ रहा है, क्योंकि हमने आर और एस को वन रख दिया तो ये निकल के आया। तो अभी देखते हैं कि इससे वही बन के आ रहा है कि नहीं, तो बस वेरीफाई कर रहा हूँ मैं। तो एक्सपेक्टेशन, अब इसको बस एलसीएम ले लेता हूँ, क्या है एक्सपेक्टेशन, ये यू है मेरा, तो वो जो यू यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है, आप एम एन एलसीएम ले लीजिए, तो एम एन तो वहाँ भी बाहर है, तो यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ, एम एन इंटू एम एन माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा टी इंटू एम एन माइनस वन, हाँ, तो टी एम एन मतलब
टी इंटू एम एन माइनस टी फिर माइनस टी स्क्वायर माइनस प्लस टी कट जाएगा, वही बन गया जो आया, ठीक है। फिर देखिए अब टी कॉमन ले लीजिए। अगर मैंने सर दूसरे प्रोसेस में किया तो सही था, ओके आ रहा है लेकिन हाँ, अब देखिए इसका प्रूफ इतना आसान नहीं होगा, ये जो प्रूफ है ना ये आपको किसी रिसर्च पेपर में मिलेगा, या हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने एक के लिए वेरीफाई किया, अब इसको जनरलाइज करना है एक्चुअली, है ना। सो वी हैव टू जनरलाइज दिस। तो कैसे जनरलाइज करेंगे आप, ये है, क्योंकि ये ना ये सब थ्योर, जब आप कोई नई चीज जब आप देखते हैं दुनिया में तो कोई ना कोई इंसान है जो इसको प्रूव किया होगा, प्रूफ तो है, एग्जिस्ट करता है इसका, है ना। अगर ये थ्योरम बना है तो प्रूफ भी होगा इसका, या कोई रिजल्ट है तो, लेकिन प्रूफ करेंगे कैसे, हमने एक डिस्टैब्लिश किया, अब दूसरा कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हाँ आप सोच सकते हैं कि नेगेटिव बाइनोमियल टाइप का सोच सकते हैं कुछ। सो हमें अब ये सोचना है, तो ये तो हमने निकाल लिया, कैसे निकालें। सो दिस इज द यूएम बीयूई ऑफ पी इंटू क्यू, ये क्वांटिटी यूएम बीयूई है पी इंटू क्यू का। अब मुझे जनरलाइज, मुझे चाहिए यूएम बीयूई पी की पावर आर क्यू की पावर एस का, ये सोचना है कि आर एस तक कैसे पहुंचेंगे, तो यहाँ से एक रिलेशनशिप ढूंढना पड़ेगा आपको। तो ये तो हमने देखा कि दिस इज द सेम एज, है ना, हमने ये ऑलरेडी वेरीफाई किया है कि दिस, इसको अगर मैं आपने जो लिखा था वहाँ पे हाँ e to the power r के लिए वो हमने किया था ना, हाँ इसे लिखेंगे तो यहाँ से तो मतलब आ जाएगा, मतलब p to the power r के लिए, फिर q to the power s के लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि एस पी आ जाएगा 1 माइनस, फिर उसको बाइनोमियल से खोलना पड़ेगा। तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, ये आम प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिसर्च प्रॉब्लम टाइप का है। तो अगर आप इसका प्रूफ देखेंगे, जिसने प्रूफ लिखा होगा बहुत पेज लिया होगा, 2-3-4 पेज में, जैसे इस तरह कोई जब नया नया रिजल्ट पब्लिश होता है, पूरा रिसर्च पेपर एक ही प्रूफ पे बेस्ड होता है ना, इस तरह से है। सो ये प्रूफ करना इतना आसान नहीं होगा मुझे लगता है ना, सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा मुझे, और इसका प्रूफ एग्जिस्ट करेगा, रिसर्च पेपर आपको देखना पड़ेगा, उसमें मिल जाएगा। जैसे मैं तो छोटे से एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये जैसे सिंपल मैं ऐसा बोलूँ आपके पास कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर जेड क्यूब, जहाँ पे एक्स वाई जेड आपका इंटीजर है ना, या इंटीजर क्या, मैं नेचुरल नंबर बोल देता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जैसे आप जानते हैं इसके पास कितने सॉल्यूशन है, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर जेड क्यूब, इसके पास कितने सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के पास। तो इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं, आप एक ढूंढ के बताइए मुझे। सर अगर मैं y को 0 ले लूं और z नहीं नहीं, एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है, वो अच्छा नेचुरल ये फिक्स कर रखा है कि एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर, हमें पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन होगा, बताइए, एक बताइए मुझे कोई। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ही आपका ये क्वेश्चन है, सेम है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। मैं बोल रहा हूँ दिस हैज नो सॉल्यूशन, और मैं बस आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इस थ्योरम को प्रूफ करने में, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बहुत ट्रिवियल चीज है, इसको प्रूफ करने में एंड्रयू वाइल्स वहां पे प्रोफेसर है, क्या है, कहाँ पे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उसमें प्रोफेसर थे, इसको 10 साल लगा इस थ्योरम को प्रूफ करने में, और इसका प्रूफ जो है आई थिंक 200 पन्ने का है, 200 पेज का सिर्फ इस थ्योरम का प्रूफ है। आप सर्च कीजिए गूगल, इसका नाम है फॉर्मेट्स लास्ट थ्योरम, ये थ्योरम है फॉर्मेट लास्ट थ्योरम। अब जैसे आप यही चीज किसी टीचर को आप दे दो प्रूफ करके दिखाओ, तो नहीं कर पाएगा ना, इतना आसान नहीं है एक्चुअली। अगर ये क्वेश्चन किसी टीचर को कोई बच्चा पूछ लिया कि सर मुझे इसका आप प्रूफ करके दिखाओ कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो कैसे कर पाएगा कोई टीचर। एक इस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को
प्रूफ करने में 10 साल लग गया, 200, ऐसा नहीं है। और जबकि ये फॉर्मेट ने थ्योरम लिख के मर गया। ये फॉर्मेट जो है ना, एक्चुअली फॉर्मेट मैथमेटिशियन था, और पता है ये थ्योरम कब लिखा उसने? 1637 में फॉर्मेट ये थ्योरम लिख के मर गया, मतलब 1637 में थ्योरम लिखा इसने। और एंड्रू वाइस से पता आपको कब प्रूफ किया है? आप गेस करो, बताओ। हाँ जी सयानी तुम बता सकते हो, कई बार क्लास में ये बात मैंने डिस्कस किया है, याद है? इस थ्योरम का प्रूफ आया था 1994 में, कोई बात नहीं। 1637 में फॉर्मेट ने ये थ्योरम लिखा, इसका प्रूफ 1994 में एंड्रयू विल्स ने किया, इसके लिए प्राइज भी मिला था इसको, हेबल्स प्राइज। और 300 साल, मतलब ये 16 समथिंग 300 साल में सोचो हजारों मैथमेटिशियन ने ट्राई किया होगा प्रूफ करने का बीच में उस दौरान, लेकिन एंड में ये बंदा सक्सेसफुल रहा। इसके बाद मतलब ये नहीं कि ये बंदा ट्राई किया हो गया, एक्चुअली इससे पहले भी हजारों मैथमेटिशियन ने प्रूव करने की कोशिश की होंगी, उससे नहीं हुआ होगा, गलत हो गया होगा, और ये फाइनली सक्सेस। इसका आप पढ़ सकते हैं, गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका हिस्ट्री, गूगल कीजिए फॉर्मेट लास्ट थ्योरम, तो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं जो भले कि सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप किसी टीचर को दे दोगे तो उसके लिए मतलब बहुत इम्पॉसिबल सा होगा, इवन इसका प्रूफ समझ पाना आसान नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो हालांकि ये मैंने स्पेशल केस बताया है, उसने जो प्रूफ किया वो ये था कि वहां लिखा हुआ है x की पावर n, y की पावर n इज इक्वल टू z की पावर n, है ना। दिस हैज नो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर n मोर देन इक्वल टू 3, ये थ्योरम है। तो मैंने आपको n 3 रख के बताया, जस्ट ये है। अगर पावर 4 भी रखेंगे तब भी कोई सोल्यूशन नहीं है, 5 रखेंगे तब भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कब है? जब 2 रखेंगे। 2 रखेंगे तो आपको याद है पाइथागोरस है ये, तो 2 के लिए पाइथागोरस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पाइथागोरस है। 3 के लिए तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन अच्छा है, बट इट इज नॉट द इजी टास्क। इसके लिए आपको कोई रिसर्च पेपर देखना पड़ेगा जिसने प्रूव किया होगा, तो ये बहुत रिसर्च प्रॉब्लम है, तो मतलब मुझे भी सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को, ये है। जी पूछिए। हाँ जैसे मान लीजिए जब फाइनल में जब हाँ तो ये बोलते हैं ना कि x1 का वैल्यू 1 और 0 मान लीजिए x1 x2 बाइनोमियल, बाइनोमियल में, बाइनोमियल में तो जीरो से n हो सकता है ना। अच्छा बर्नौली, ठीक है, 0 1, हाँ। जी हाँ, 0 से n तक, हाँ। सपोर्ट है। जी जी जी, जैसे आपने x बताया ना, जैसे ये हो गया x1 x2 xn बोल दीजिए, जो आपने कहा है ना, x1 x2 xn क्या है? बर्नौली 1 कॉमा थीटा एग्जांपल के लिए, तो ये आपका हो गया बाइनोमियल n कॉमा थीटा, ठीक है ना, जा रहा ना आप। सो ईच एक्स आई जो है एक्चुअली बर्नौली है, तो ईच एक्स आई की सपोर्ट या तो 0 या 1 है, लेकिन इसका जो सपोर्ट होगा वो हो सकता है 0 1 2 अप टू n। तो वैसा इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है सारे 0 हो जाए तो 0 हो गया, कोई भी एक 1 है बाकी सब 0 है तो 1 आ जाएगा, कोई भी 2 की वैल्यू 1 1 है, मतलब 2 रैंडम की वैल्यू 1 है और बाकी 0 है, देन सो ऑन, सबकी 1 हो गई तो n हो जाएगी, इस तरीके से है एक्चुअली। शाम को जो प्रॉब्लम बोल रहा था ना, हाँ उसमें सर हमने जो किया था था कि नीचे एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू था। हाँ हम क्या किए थे कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वैसे पहले एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स प्लस वाई के साथ इंडिपेंडेंट है। हाँ, मैं कर रहा था उसको, कर देता हूँ। तो वो क्वेश्चन मैं कर रहा था, दो केस है ना जो आप कर रहे थे, चलिए हम करते हैं इसको। ये था ना, तो लाइट चली गई थी, तो यहाँ से एक तो आ जाएगा x बराबर सिंपली 0 जब इंडिपेंडेंट है, जो आप कह रहे हैं। दूसरे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक्स स्क्वायर जो है, हाँ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई के साथ अभी डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट है तो ये रहेगा। हाँ, तो एक 0 गिवन y इज इक्वल टू अंत में यही आएगा। तो मैं इसको सर डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर गिवन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो एक्स इज इक्वल टू 0 गिवन y इज इक्वल
इक्वल टू 0 गिवन इवन y इज इक्वल टू 2 जब डिपेंडेंट है तो यहाँ आप फिक्स कर रहे हैं डिपेंडेंट है। हाँ x स्क्वायर x प्लस y के साथ डिपेंडेंट एक केस हो गया। ठीक है, हाँ दूसरा आगे। मैं केस ले रहा हूँ कि x स्क्वायर x प्लस y के गिवन 2 के साथ डिपेंडेंट नहीं है मतलब इंडिपेंडेंट है। तब मेरा होगा x इज इक्वल टू 0 हाँ x इज इक्वल टू 0 और गिवन होगा x प्लस y इज इक्वल टू 2। अभी सर एक प्रोबेबिलिटी मत लिखिए अभी सर इन दोनों को दो इवेंट ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी मत लिखिए अभी। ठीक है, दो इवेंट ले लीजिए अभी इनका यूनियन ही तो मेरा एक्चुअल केस होगा ना। इनका जो यूनियन होगा अच्छा आप ये कहना तो चाह मेरा रहे हैं एक्चुअल कि केस होगा। तो इसको अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये मेरा दो केस है तो इसका प्रोबेबिलिटी प्लस उसका यूनियन उसका प्रोबेबिलिटी तो ऐसे अगर सोचेंगे तो यूनियन का जो फार्मूला होगा उससे हमें ये दो इंडिपेंडेंट ही होगा क्योंकि एक डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट। ये दो इंडिपेंडेंट केस हो गए E1 E2। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि E1 यूनियन E2 ले लूं तो इसका प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन जहाँ पे E1 E2 दोनों इंडिपेंडेंट है दोनों डिफरेंट केस है। हाँ, लेकिन एग्जाम में इतना कौन करेगा? एग्जाम में तो ये क्वेश्चन करेगा ही नहीं कोई। तो क्योंकि ये लीक से हटके है, ये पता नहीं किसने बनाए पेपर, क्या फालतू में करना चाह रहा है। माइनस ऐसे ही आया था मतलब ऑप्शन माइनस से माइनस लिखिए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऐसा कर दूं? लेकिन एग्जाम में इतना आइडिया कौन लाएगा, इतना दिमाग लगाएगा कोई? देखो एकदम में सर नहीं कर पाया था। एग्जाम में इतना दिमाग कौन लगाएगा? तो E1 इंटू पी, तो अगर x 0 हो गया तो हम पहले ही 0 पुट कर देंगे तो वो तो हो गया। हाँ सर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में हम नहीं बैठा रहे हैं x में एडिटिव बाइनोमियल होगा ये आपका एक्सपोनेंशियल यहाँ से तो चलो ये तो पॉइजन से आ जाएगा, ये आपका मतलब एक्स वाई पॉइजन, ये बाइनोमियल हो जाएगा आपका 2,2/5 ये था ना क्योंकि 2 3 था एक्स वाई। हाँ तो ये आ जाएगा इससे, तो इससे आप इजीली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर तो इजीली आ जाएगा है ना। तो ये निकालेंगे तो सिंपली x बराबर 0 चाहिए तो e की पावर -2 आ जाएगा। हाँ ये e की पावर -2 आ जाएगा इसका बस आंसर। E1 निकालेंगे जो आप कह रहे हैं, E1 अगर निकालेंगे आप तो कितना आएगा? E1 निकाल लेते हैं फिर यहाँ पुट कर देंगे। उनका E1 तो सर पहले है। हाँ E1 देखिए E1 क्या होगा कि x 0 है गिवन y इक्वल हाँ मतलब दोनों ही क्वेश्चन होता है क्वेश्चन। तो पॉइजन कंडीशनल डायरेक्ट थोड़ी है, पॉइजन कंडीशनल डायरेक्ट फॉर्मूला है, अलग करना पड़ेगा। एक्स वाई पॉइजन है तो एक्स गिवन वाई का फॉर्मूला है कोई डायरेक्ट? वो तो नहीं है। x y तो दोनों इंडिपेंडेंट है तो ये तो p ऑफ x ही होगा ना। ये अभी करें एक्स वाई, इंडिपेंडेंट हाँ तो इसको हटा दीजिए तो x बराबर 0 आ गया मतलब। हाँ तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है, तो x बराबर 0 निकाल लेंगे तब भी आपका e की पावर -2 ही आएगा। सर e2 तो सेम नहीं होगा e2 अलग होगा। बाइनोमियल का e2 का बाइनोमियल फॉर्मूला पड़ेगा। अच्छा सॉरी हाँ मतलब ये E1 था ना वो, E2 क्या आएगा? ये बाइनोमियल से करना है ना। हाँ सो वो E1 था C0 ये 2/5 की पावर 2 हो जाएगा ना। एक मिनट नहीं नहीं 2/5 x 0 है ना, नो सक्सेस है तो नो सक्सेस है इसका मतलब q की पावर n ना, चेक कीजिए एक बारी क्योंकि 5 से 0 तो p की पावर 0 q की पावर n। तो अब यहाँ आप यही कहना चाह रहे हैं, यहाँ पुट कर दें हम। ओके सर अभी यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा
बात तो वही है, अगर इंडिपेंडेंट ले रहे हैं मतलब कह रहे हैं इंडिपेंडेंट, बात तो वही आता है, पहले जो कह रहे थे वही बात है, इंडिपेंडेंट है अगर डिपेंड नहीं है। तो आइदर ऑफ द केस में हैपन, या तो ये होगा या ये होगा, है ना। तो है तो ये सही, लेकिन इतना सोचना पड़ेगा ना, जनरली हम लोग क्या, लेकिन वही एक्स स्क्वायर देने का पीछे कुछ तो लॉजिक रहा होगा, मतलब वरना एक्स बराबर 0 भी लिख सकता था वो, है ना। सर ऐसा सोच रहे हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो अलग रखना चाहिए, तो ऐसे सोच के दिया है। एक्स स्क्वायर तो वाई के साथ इंडिपेंडेंट नहीं होगा हमेशा, इस सब एक्स इंडिपेंडेंट है लेकिन एक्स स्क्वायर तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ये डिस्क्रीट है ना यहाँ पे, तो हाँ एक्स प्लस वाई के साथ जरूर इंडिपेंडेंट होगा, और कोई कंडीशनल यहाँ एक्स जीरो हो भी सकता है, एक्स जीरो नहीं भी हो सकता, ऐसे भी सोच सकते हैं आप कि एक्स बराबर जीरो है, तो एक्स बराबर जीरो है एंड एक्स बराबर जीरो फिक्स कर दिया हमने, एक्स बराबर जीरो है या एक्स बराबर जीरो नहीं है। क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन तो इतना अच्छा है ना, थोड़ा और मतलब इसमें कुछ अलग सोचने की जरूरत पड़ रही है देन ये। तो अच्छा ये आपने भेजे थे ना, तो इसका सर वो बांटू ने दिया है इसलिए ये जो आपने फोटो भेजा था ग्रुप मुझे व्हाट्सएप पे, तो इसमें क्या कह रहा है कि y1 1 दिस ठीक है, देखते हैं ये सब थोड़ा ना, मुझे भी सीखने की जरूरत है, सब जो पूछ रहे हैं ना आप, ये सब क्वेश्चन ना प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली जनरल स्टेटमेंट का ना, जो इस तरह का स्टेटमेंट है पी की पावर एस, ये सब मतलब हालांकि मैं प्रूफ ट्राई करूंगा तो इसको हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। मैं कहना जो क्वेश्चन है पी की पावर एस क्यू की पावर आर है, पी की पावर इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए बहुत आपको सोच के फिर वहां तक पहुंच, मतलब ये सब बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है जो काफी लोगों को ईयर्स लग सकते हैं आपको प्रूव करने में, ये है नॉर्मल रिसर्च प्रॉब्लम है। तो जैसे आपको एग्जांपल भी दिया कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने सुना होगा मिलेनियम प्रॉब्लम। अरे रुक जाओ, शांति से बैठो, तुम्हारे क्वेश्चन कभी खत्म होंगे, क्योंकि ये है ना तुम्हारा है कि मान लो चलो कभी बच्चा एक क्लास में डाउट है, चलो बता देते हैं, तुम्हारा तो रोज ही डाउट है, फिर तो कोई बाकी बच्चा का मौका ही नहीं मिलेगा पूछने का, तुम तो रोज ही पूछते हो ना। तुम्हारे डाउट की जगह मेरे पास मान लो अभी लास्ट में अब 500 बच्चा है, तो तुम्हारे डाउट सिर्फ करेंगे और बच्चों से डिस्कस करेंगे, तुम्हारे तो रोज ही डाउट होते हैं, खत्म भी नहीं होने, ऐसा कि मैं तुम्हें हर रोज ही कहता हूँ अगर मैं आज तुम्हारे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ तो कल तुम 100 और ले आओगे, ये दिक्कत है ना, क्योंकि तुम्हें सॉल्व तो करना नहीं है। अगर मैं 100 क्वेश्चन भी आज सॉल्व करूँ कल तुम 1000 ले आओगे, ये है दिक्कत। देखिए होता है कि क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना होता है, तुम बस फोटो खींचे से भेजते हो, मैं ये देख रहा हूँ इतने दिनों से उसमें, तो फिर वो तो लग तो नहीं रहा, पिछले क्वेश्चन में यही तुम कह रहे थे, ऐसा तो वो लगा नहीं मुझे कि तुम ट्राई करके आए थे, तुम्हें पीडीएफ ही नहीं पता था एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ क्या होता है, और तुम ट्राई करके भी आ गए थे। हाँ तो वो गलत है ना, तुमने वही तो, अब झूठ बोलने की बात अलग है, लेकिन क्या अलग करने से किया तुमने। एक होता सीखने वाला बच्चा क्या ट्राई आराम से आता है फिर डिस्कस करता है, ये चीज है। तुम्हारा क्या, तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए,